नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम स्कूल विषयों से संबंधित एक नया पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं विज्ञान विषय को। हालांकि बात करें विज्ञान के साथ साथ हम सोचें कि आपको एक दो विषयों की वीडियो भी मिल जाए, ठीक है ना, लेकिन उस पर हमारी चर्चा बाद में रहेगी। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किस पर ऊपर, अपनी साइंस सब्जेक्ट की, विज्ञान। देखिए, विज्ञान की बात करें तो आपको पता होगा, राजस्थान बोर्ड की बात करें, आरबीएसई बोर्ड की, तो यहाँ पर जो सिलेबस चलता है वो एनसीईआरटी का सिलेबस चलता है। तो केवल राजस्थान बोर्ड के हिसाब से इस सब्जेक्ट को ना पढ़ें। अगर आप अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं तो जहाँ पर अगर आपके यहाँ एनसीईआरटी का सिलेबस है, वैसे सभी राज्यों का बात करें तो लगभग 70 से 80% जो सिलेबस है वो कॉमन ही रहता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जिनमें एनसीईआरटी का सिलेबस चलता है तो उनके लिए भी है वीडियो लेक्चर जो है वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। देखिए, विज्ञान की बात करें, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं इसके सिलेबस की। देखिए, सिलेबस के अंतर्गत हम देखें तो विज्ञान में हमको जो विषय पढ़नी पड़ती हैं इसमें, देखिए, एक हम इसमें पहला जो पोर्शन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रसायन विज्ञान का। पहला पोर्शन किसका दिया हुआ है, वो दिया हुआ है रसायन विज्ञान का, ठीक है। दूसरा इसमें जो पोर्शन दिया हुआ है 10th क्लास की विज्ञान में, वो पोर्शन दिया हुआ है आपका जीव विज्ञान का। दूसरा पोर्शन किसका दिया हुआ है, जीव विज्ञान का। तीसरा पोर्शन इसमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है भौतिक विज्ञान का। तीसरा पोर्शन किसका है, भौतिक विज्ञान का। और फोर्थ पोर्शन जो है वह दिया हुआ है पर्यावरण अध्ययन, ठीक है ना। इन 4 पोर्शनों में विज्ञान विषय को विभाजित किया गया है 10th क्लास की विज्ञान को। वर्तमान संदर्भ की दृष्टि से चैप्टरों की संख्या को अगर हम देखें, इसमें थोड़ा सा एक चैप्टर जो है ना वो अलग से और पढ़ना पड़ता है। जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के मध्य में एक छोटा सा केवल एक चैप्टर ही दिया हुआ है। वो किसका दिया हुआ है, आनुवंशिकी का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है, आनुवंशिकी। देखिए, रसायन विज्ञान की बात करें तो इसके अंतर्गत हमें रासायनिक अभिक्रियाएं, समीकरण, तत्व, यौगिक, मिश्रण, उनको अलग करने की विधियां अर्थात पृथक करने की विधियां, अम्ल, क्षार, लवण वगैरह वगैरह, इनके बारे में किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, वो अध्ययन करते हैं हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो बांट सकते हैं हम प्राणी विज्ञान, या कह सकते हो उसको जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान। दूसरा बांट सकते हैं हम वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। मनुष्य के बारे में और जंतुओं के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, प्राणी विज्ञान के अंतर्गत। और पेड़ पौधों के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो कहते हैं वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। और दोनों ही जो शाखाएं वो किसकी हैं, जीव विज्ञान की, ठीक है। आनुवंशिकी के ग्रेगर जोहन मेंडल संकरण के प्रयोग, मटर पर जो प्रयोग किए गए थे, और जैव विकास वाला जो पोर्शन है वो किसके अंतर्गत दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपका आनुवंशिकी। चैप्टर एक ही चैप्टर है, वो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वह पढ़ना है आपको प्रकाश, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ये वाला चैप्टर है। उसमें अपवर्तन के कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं। इसमें अगला जो चैप्टर दिया हुआ है वो है आपका विद्युत धारा से संबंधित है, जिसमें ताप का प्रभाव भी है और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी आपको दे रखा है, ठीक है ना। इनके बारे में पढ़ना है। और कुछ जो चैप्टर हैं वो आपके पर्यावरण से संबंधित है, जिसमें एक चैप्टर जो दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है किससे संबंधित, पारतंत्र से संबंधित, ठीक है ना, इकोलॉजी से संबंधित। तो ये तो हो गई सिलेबस की चर्चा, ठीक है। अब चैप्टरों की संख्या की बात कर लेते हैं। टोटल जो चैप्टर है वर्तमान में आपकी 10th क्लास की विज्ञान के अंदर, देखिए ओल्ड की बात करें तो ओल्ड जो चैप्टर थे वो 16 थे, लेकिन वर्तमान में टोटल चैप्टर नंबर जो है वो है आपके 13।
क्योंकि कितने 5 चैप्टर जो हैं, 5 चैप्टर जो हैं क्या कर दिए हैं, डिलीट कर दिए। 5 चैप्टर जो हैं आपके, सॉरी 3 चैप्टर, 16 थे 13 रह गए हैं, 3 चैप्टर जो है डिलीट कर दिए हैं। वो डिलीटेड चैप्टर कौन कौन से हैं? डिलीटेड जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 है, एक आपका चैप्टर नंबर जो है 14 है, और एक आपका चैप्टर नंबर जो है वो है 16 है। ये 3 चैप्टर क्या है वो डिलीट कर दिए हैं। इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर किससे संबंधित था? जिसका नाम था तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, रसायन विज्ञान से संबंधित था। ये किससे संबंधित था? यह रसायन विज्ञान से संबंधित था। और बाकी इन 2 चैप्टरों की बात करें तो ये पर्यावरण अध्ययन से संबंधित थे। ये किससे संबंधित थे? पर्यावरण अध्ययन से संबंधित थे। इन चैप्टरों की संख्या को कम कर दिया गया है। 3 चैप्टरों को हटा करके जो पहले 16 थे वो वर्तमान में कितने रह गए हैं? 13 रह गए हैं। पहले 16 हुआ करते थे, ठीक है ना। और इन 13 चैप्टरों की बात करें, पुरानी जो बुक्स हैं और नई जो बुक्स हैं उनमें अंतर है। क्या अंतर है? इन चैप्टरों के अंतर्गत से मध्य में से कुछ बिंदु जो है वो हटा दिए गए हैं, है ना। लगभग 30% सिलेबस जो है वो हटाया गया है पुरानी बुकों से, है ना। तो नई बुकें जो है वो मार्केट में आ गई हैं और स्कूलों में भी बच्चों को वितरित कर दी गई हैं। तो नई बुक के हिसाब से ही आपको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि पुरानी विषय से तो आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। आपके लिए तो नया सिलेबस जो है वही हेल्पफुल रहेगा। तो हम जो है आपको नई बुक के हिसाब से ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये आपका सिलेबस है। सबसे पहले हम बात करें, हम रसायन विज्ञान को ही पढ़ेंगे, उसके बाद में जीव विज्ञान का पोर्शन लेंगे, उसके बाद में भौतिक विज्ञान का, हालांकि एक चैप्टर बचता है आनुवंशिकी, बीच में इसको भी ले लेंगे, और सबसे अंत में हम पर्यावरण का। क्योंकि पर्यावरण वाला जो पोर्शन है ऐसा है कि इसको आप अगर अपनी खुद की स्वयं सी पढ़ाई से करें ना तो भी आप इसको कवर कर लोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम किसके लेंगे? रसायन विज्ञान को। चलिए तो आगे बात करते हैं। देखिए समय तो बचा है कम, है ना। सीधी सीधी बात करें वर्तमान के संदर्भ से, अब से हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाना, तो समय तो बचा हुआ है कम। तो हम जो है ऐसी चीज़ों को नहीं लेंगे जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जैसे कि बात करें विज्ञान की परिभाषा, मैं आपको बता देता हूँ आपके अनुसार 10th की लेवल के अनुसार। जैसे 10th के अनुसार जो परिभाषा आपके लिए पूछी नहीं जाएगी, हालांकि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित प्रयोगों द्वारा प्रमाणित एवं वर्गीकृत ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। लेकिन विज्ञान की परिभाषा आपके सिलेबस में नहीं है तो पूछी भी नहीं जाएगी। हमें किसके अनुसार पढ़ना है? सिलेबस के अनुसार पढ़ना है। अगर आपको चाहिए कि हमें नॉलेज के हिसाब से ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो हाँ, इस बात को मैं भी कहता हूँ कि ये सारी चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपको अगर ऐसा लगता है तो आप कमेंट कर देना। मैं कमेंट में ही मेरा एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, और जिनके पास नहीं है मैं कमेंट में डाल दूंगा, आप कमेंट कर देना। कुछ परिभाषाओं की PDF जो है मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। या फिर ऐसा करना, आप मेरा खुद का एक टेलीग्राम चैनल है स्टडी विथ SP बढ़ाना के नाम से, उसकी लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उस टेलीग्राम चैनल पर जो भी अदर आपके कुछ सवाल हुआ करेंगे वो मैं टेलीग्राम में डाल दिया करूँगा, ठीक है ना। तो वहाँ ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि ये चीज़ जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थोड़ा बात कर लेते हैं आगे अध्याय के बारे में। देखिए विज्ञान का पहला जो अध्याय है वो है रसायन विज्ञान का ही चैप्टर है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए तो किसका चैप्टर है? वह चैप्टर है आपका रसायन विज्ञान का। रसायन विज्ञान की बात करें तो आपको लगभग 30 तक तत्वों के नाम याद होने चाहिए ना। देखिए आपको मैं हालांकि एक फ्रेश लगभग 1 घंटे की क्लास में मैं आपको पीरियोडिक टेबल जो है वो समझाऊंगा आवर्त सारणी, लेकिन मैं उससे पहले आपको
सबसे पहले 1 से 4 नंबर तक कौन सी विषय पढ़नी है हमें? रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में आपको याद क्या होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए तत्वों के प्रतीक, उनका नाम और परमाणु क्रमांक। ये चीज़ें आपको याद होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले हम रसायन विज्ञान के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ तत्वों के बारे में जो है वो जानकारी कर लेते हैं। देखिए हेडिंग डाल लेना, प्रमुख तत्व एवं उनका परमाणु क्रमांक एवं उनका परमाणु क्रमांक, हालांकि साथ में हम उनका प्रतीक भी देखेंगे ना। मैं जैसे सारणी बनाऊं आप उसी हिसाब से सारणी बना के इनको ड्रॉ कर लेना, ठीक है। देखिए मैं आपको 30 तत्व लिखाऊंगा, इधर आप लिखना परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, एक बार में 10, उसके बाद में 10 ऐसे लिख लेंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद में लिखना तत्व का नाम, तत्व का नाम, और उसके बाद आप लिखना तत्व का प्रतीक। तत्व का प्रतीक, इस तरह आप एक सारणी ड्रॉ कर लेना, ठीक है। देखिए सबसे पहले परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 10 तक लिख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए परमाणु क्रमांक 1 जो है वो आपको पता हुआ किसका है? हाइड्रोजन का। किसका है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है वो भी आपको मालूम होगा क्या होता है? H। 2 नंबर परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है हीलियम का। हीलियम का, हीलियम का जो प्रतीक होता है वह होता है He। 3 नंबर परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है लिथियम का। लिथियम, और लिथियम का जो प्रतीक होता है वो होता है Li। 4 नंबर परमाणु क्रमांक जो होता है लिथियम के बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम या बेरिलियम एक ही बात है ना, बेरिलियम। बेरिलियम का प्रतीक होता है Be। 5 नंबर जो होता है वो होता है बोरोन। बोरोन या बोरोन, बोरोन का होता है B। 6 नंबर परमाणु क्रमांक होता है वो होता है कार्बन का। कार्बन का प्रतीक होता है C। 7 नंबर जो होता है वह होता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का प्रतीक होता है N। 8 नंबर जो होता है वह है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतीक होता है O। 9 नंबर होता है फ्लोरीन का। फ्लोरीन का प्रतीक होता है F। और 10 नंबर होता है नियोन का। नॉन मत कर देना, ये क्या है? नियोन। नियोन का प्रतीक होता है वह होता है Ne। देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इन तत्व के परमाणु क्रमांक प्रतीक वगैरह अच्छी तरह याद कर लेते हैं, लेकिन वह गलती फिर क्या कर देते हैं? वो गलती यहाँ करते हैं। देखिए अगर किसी तत्व का प्रतीक सिंगल है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अक्षर हमेशा कैपिटल ही रहेगा। लेकिन गलती कहाँ होती है? गलती होती है, देखिए जैसे हाइड्रोजन है तो H, इसी तरह हीलियम है तो He। लेकिन इसमें कंफ्यूजन क्या है कि पीछे वाला अक्षर कैपिटल था या स्मॉल था। तो याद रखना सिंगल अक्षर कैपिटल होता है, और जिनमें डबल अक्षर हैं है ना, उनका पहला जो अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल रहेगा, और पीछे का जो अक्षर होगा वो हमेशा स्मॉल रहेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर स्मॉल। अगर आपने गलती से, जैसे ये हीलियम है, गलती से He लिखा हुआ है और आपने He ऐसे लिख दिया,
तो ये गलत माना जाएगा। इसको एग्जामिनर चेक करते समय किसी प्रकार का आपको नंबर नहीं देगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो है आपको नहीं करनी है। छोटी छोटी गलतियों में सुधार करके हम अपनी बड़ी गलतियों में सुधार कर सकते हैं। तो इस बात का आप विशेष ख्याल रखना, ठीक है। और एक कारण बताऊं इसका, देखिए ये डबल अक्षर क्यों आए यहाँ पर। पहला हाइड्रोजन का केवल H ही आया, जबकि हीलियम का HE आ गया। क्यों आ गया कि किसी एक अक्षर से किसी एक तत्व को ही प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन की खोज पहले हो गई मान लीजिए, तो हाइड्रोजन के लिए किसी ने H अक्षर को क्या करवा लिया, पेटेंट करवा लिया। मतलब इस अगर किसी हाइड्रोजन से या H से स्टार्ट होने वाले किसी अन्य तत्व की बाद में खोज होती है तो फिर उसको H नाम नहीं दिया जाएगा, H अक्षर उसके प्रतीक के रूप में नहीं दिया जाएगा। इसलिए बाद में हीलियम की खोज हुई तो हीलियम को फिर H ना दे करके उसके लिए दो तत्व नाम दे दिए गए, H और E, ठीक है। तो ये दो अक्षर किस लिए आते हैं, इसलिए आते हैं अगर किसी तत्व की खोज पहले हुई है तो उसके लिए केवल एक अक्षर दे दिया गया है, जबकि किसी तत्व की खोज बाद में हुई है तो उसके लिए फिर दो अक्षर उपयोग में हम लेते हैं, ठीक है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखना। अभिक्रिया लिखते समय या समीकरण लिखते समय आप इन छोटी छोटी गलतियों को करने से क्या है, बचेंगे, ठीक है। चलिए 10 लिख लीजिए, मैं इनको साफ कर रहा हूँ, उसके बाद में फिर बाकी आगे बात करते हैं। वैसे बातें करते करते हुए आपने लिख ली हो, चलिए मैं साफ कर देता हूँ उनको। अगर आप फिर भी लिखते समय रह गए हों तो बाद में फिर वीडियो को पॉज करते हुए आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 10 तक हो गए, उसके बाद 11 20 तक बात कर लेते हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। देखिए न्यूनतम तो हो गया, आगे बात करते हैं। पहले नाम लिख देता हूँ फिर प्रतीक लिख दूँ। न्यून के बाद है सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद है सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद है फास्फोरस, फास्फोरस के बाद है सल्फर, सल्फर के बाद है क्लोरीन, क्लोरीन के बाद है आर्गन, आर्गन के बाद है पोटेशियम, पोटेशियम के बाद है कैल्शियम। आवर्त सारणी में वैसे तत्वों की संख्या की बात करें तो वर्तमान संदर्भ में 120 प्लस तत्व हैं, लेकिन आवर्त सारणी के अंतर्गत कितने तत्व हैं, 118 तत्व ही अभी लिखे जाते हैं। अभी मैं आपको केवल 30 तत्वों के नाम लिखा रहा हूँ, लेकिन जब भी हम आगे चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पर तो उसमें मैं आपको पूरी आवर्त सारणी को एक ही बार में समझाऊंगा। अभी उसको याद करने की ट्रिक भी लिखाऊंगा, कैसे हम वर्गों को याद करते हैं आवर्त सारणी के, कैसे हम आवर्तों को याद करते हैं, वर्गों की संख्या कितनी है, आवर्तों की संख्या कितनी है। वो अगर आप ट्रिकों को याद कर लोगे ना तो आप भी आसानी से पूरी आवर्त सारणी को कभी भी बिना देखे बना सकते हो, ठीक है ना। तो अभी हम केवल 30 तत्वों पर बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में हम, हालांकि एक कॉलम और इसमें आना चाहिए द्रव्यमान संख्या का, लेकिन वो आपके काम नहीं आएगा। 9th क्लास में वो काम जरूर आता है, द्रव्यमान संख्या वाला तत्वों के साथ में प्रतीक के साथ में एक द्रव्यमान संख्या वाला कॉलम और आपको पढ़ना चाहिए। मैं आवर्त सारणी जब बनवाऊंगा उस पर चर्चा उस समय कर लेंगे, ठीक है। चलिए 20 नाम हो गए, इनके प्रतीक भी लिख लीजिए। सोडियम का प्रतीक जो होता है वो होता है Na, मैग्नीशियम का Mg, याद रखना। देखिए पहला कैपिटल, उसके बाद में दूसरा जो आ रहा है वो स्मॉल आ रहा है ना। एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का
पोटेशियम का P, सॉरी यहाँ आप गलती करोगे, पोटेशियम का P नहीं आएगा, पोटेशियम का आता है K, है ना, P मत कर देना बस। कैल्शियम का Ca, गलती कैसे होगी, क्योंकि देखिए यहाँ S से स्टार्ट हो रहा है सोडियम, तो यहाँ एक गलती हो सकती है। बाकी मैग्नीशियम Mg से, एल्यूमिनियम Al से, मतलब पहले अक्षर से आ रहे हैं। एक शब्द है आपका पोटेशियम, एक है सोडियम। पोटेशियम में P मत कर देना और सोडियम में Sa मत कर देना, इन दो गलतियों से बचना। कुछ तत्वों के नाम जो है वो आपको इस तरह से याद रखने पड़ेंगे ना, कभी कभी आप फ्लो में बहते मत चले जाएंगे। सोडियम का Sa, जैसे मैग्नीशियम का Mg है तो आप भी कह दो सोडियम का Sa। इसी तरह पोटेशियम का P मत कर देना, है ना। क्या करना है आपको, पोटेशियम का K। चलिए 20 नाम लिख लीजिए, बाकी 10 और बात करते हैं। लिख लीजिए, इनको साफ कर दूँ। चलिए आगे बात करते हैं हम। चलिए 20 हो गए, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। देखिए 21 नंबर का जो तत्व है उसका नाम है स्कैंडियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकेल, निकेल या निकेल एक ही बात होती है, कॉपर और जिंक। ठीक है, 21 नंबर का तत्व है स्कैंडियम, 22 नंबर का टाइटेनियम, 23 नंबर का वेनेडियम, 24 नंबर का क्रोमियम, 25 नंबर का मैग्नीज, ये मैग्नीज नहीं है, ये मैग्नीज है ना, मैग्नीज। 26 नंबर का फेरस, 27 का कोबाल्ट, 28 निकेल या निकेल, 29 कॉपर और 30 जिंक। इनके प्रतीक भी लिख लीजिए साथ साथ में। स्कैंडियम का होता है Sc, टाइटेनियम का होता है Ti, वेनेडियम का होता है Ve, क्रोमियम का होता है Cr, मैग्नीज का होता है Mn। एक मैग्नीशियम तत्व आया था ना, उसका था Mg, जबकि यहाँ पर क्या है मैग्नीज, इसका है Mn। फेरस का Fe, कोबाल्ट का CO, देखिए कोबाल्ट का ये CO है, C कैपिटल है, उसके बाद दूसरा अक्षर स्मॉल में है। निकेल का Ni, कॉपर का Cu और जिंक का Zn। कंफ्यूज मत होना, कोबाल्ट का CO है जबकि कॉपर का Cu है, और पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा अक्षर हमेशा स्मॉल में ही आएगा। एक कंफ्यूज यहाँ मत होना, मैग्नीज का Mn है जबकि एक तत्व आया था 12 नंबर का, कौन सा, मैग्नीशियम, उसका क्या था Mg। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ये आपके 30 तत्व हो गए, उनकी परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम और तत्व का प्रतीक, तीनों ही बातें आपको याद रखनी है। 30 तक तो आपको याद हर हालत में होना ही चाहिए। मैं तो कहूँगा कि आपको पूरी की पूरी आवर्त सारणी जो है वो याद होनी चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि अभी हम ऐसा करने में थोड़ा असहज महसूस कर रहे हैं, तो आप 30 तक तो आपको याद रखना ही रखना, ठीक है ना। बाकी कुछ और बीच में तत्व मिलते हैं, जैसे कि बात करें आपकी औरम हो गया सोना, गोल्ड, अर्जेंटम चांदी हो गई, मरकरी पारा हो गया। ऐसे कुछ तत्व और आते हैं जिनको भी आपको याद होने चाहिए।
तो वो मैं आवर्त सारणी जब आपको पूरा कंप्लीट याद कराऊंगा तो मध्य में कुछ तत्वों के नाम और आते हैं, तो वो आप मध्य में याद कर सकते हैं, इनके साथ में ही उनको लिख लेना, या फिर जहाँ मैं पूरी आवर्त सारणी आपको कराऊं तो वहाँ उनके नाम आपको नोट डाउन करा दूँ, ठीक है ना। तो रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर हम पहला स्टार्ट करने की कह रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ें हमने करा दी हैं। कल हम चैप्टर को स्टार्ट कराएंगे और आपसे हमारी उम्मीद रहेगी कि आपको ये तत्व जो है तीनों ही पोर्शन, परमाणु क्रमांक, तत्वों का नाम और तत्वों का प्रतीक डेफिनेटली आपको याद होने चाहिए। अगर आप ऐसा करते चलेंगे, मैं जैसा कह रहा हूँ मेरे मुताबिक आप करते चलेंगे, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर लेंगे एग्ज़ाम आते आते कि आप खुद सोचेंगे हमारे 95 प्लस नंबर जो है वो आ रहे हैं, ठीक है ना। आपके ऊपर किसी प्रकार का एग्ज़ाम हॉल में कोई दबाव नहीं रहेगा अगर आप मेरे कहे अनुसार सारी बातों को करते चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर कल, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।